हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका विज्ञान की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज फ्रेंड्स हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम बताइए। यानी कि यहाँ पे पूछा है, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, उनका ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो आपको पता है, प्लांट कोई भी हो वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। पहला जो ट्रॉपिक लेवल होता है ये प्रोड्यूसर का होता है, दूसरा होता है ये प्राइमरी कंज्यूमर का होता है, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर का, और चौथा जो होता है वो टर्सरी कंज्यूमर का होता है। ये प्रोड्यूसर में प्लांट्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में कॉर्निवोरस आते हैं, और टर्सरी में आपके ओमनिवोरस आते हैं। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका ये जाल होता है, ये जो होता है एनर्जी जो होता है, ये एक स्तर से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितने % शेयर होती है। तो 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। लेकिन जो प्लांट होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके जो एनर्जी बनाते हैं वो उस एनर्जी का कितना भाग लेते हैं, तो 1% ही लेते हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कितने % ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो 10% होती है। ये जो नियम है इसको लिंडमैन ने दिया था। ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का नियम किसने दिया था, ऊर्जा का नियम किसने दिया था, ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो सनलाइट से ऊर्जा ग्रीन प्लांट लेते हैं वो 1% ऊर्जा ले पाते हैं। कितना ले पाते हैं? 1% ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और जल की सहायता से क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और उस ऊर्जा का 1% ही जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ले पाते हैं। अब यहाँ से पूछा है, इंसेक्टिवोरस जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो किस लेवल पे आते हैं। कीटभक्षी पौधे या फिर कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट, वो सब प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 पे आते हैं। तो आंसर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये ए नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। प्लांट कोई भी हो, चाहे वो इंसेक्टिवोरस हो या फिर नॉर्मल प्लांट हो। इंसेक्टिवोरस वो पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, ना कि वो अपनी एनर्जी के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी प्रोड्यूसर के अंतर्गत ही आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। वो केवल अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन से, यानी कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछा है। साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिहार यानी कि BPSC TRE 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि कौन सा एक प्लांट हार्मोन है। हार्मोन से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हार्मोन वाली टॉपिक भी आपको क्लियर करके जाना है। यहाँ पे पूछा है प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन ही आपका प्लांट हार्मोन है, बाकी इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये आपका एनिमल हार्मोन के अंतर्गत आता है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन, इंसुलिन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इंसुलिन जो होता है इससे क्या होता है, डायबिटीज़ रोग होता है, सॉरी डायबिटीज़ नहीं, शुगर हो जाता है इंसुलिन की कमी से। जब इंसुलिन की कमी होती है शरीर में तो शुगर हो जाता है, जिसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। और एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ये मेल हार्मोन्स है, ठीक है, मेल हार्मोन्स है, और दोनों ही एनिमल्स हार्मोन के अंतर्गत आते हैं, प्लांट हार्मोन्स में नहीं आता है। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट रूट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल एज, वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। आर्द्रता जल, बंधा जल, कोशिका जल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिलरली वाटर। कैपिलरली वाटर यानी कि जो कोशिका जल होता है ये वृक्षों के जड़ों को मृदा से पानी देते हैं।
कैपिलरी वाटर का मतलब क्या है, आपको पता है पौधे में जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऊतक पाए जाते हैं, दो टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो जाइलम होता है ये जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाने का कार्य करता है, मृदा से जल और खनिज लवण को खींच के उनके जड़ों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है ये फूड को ले जाता है। जाइलम अप और डाउन दोनों तरफ चलता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है जल को लेकर। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये फूड को ले जाने का कार्य करता है। ये आप नाम से याद कर सकते हैं, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड। और जाइलम जो होता है ये जल और खनिज लवण को ले आने का कार्य करता है, और फ्लोएम क्या होता है, फूड को ले जाने का कार्य करता है। इन्हीं कैपिलरी के माध्यम से पौधे की जड़ों में वाटर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि जिंजर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज क्या साथ खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। अदरक जो होता है जितने भी तने होते हैं, जो भूमिगत तने हैं उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाएगा। ये उसकी सबसे विशेष भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जितने भी भूमिगत तने होते हैं उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। कुछ और भूमिगत तने हैं जैसे हल्दी, अदरक, केला नहीं, ये गलत है। भूमिगत तने हैं हल्दी, अदरक, ये इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, इसलिए ये तनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल, कोरोला, स्टेमन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्पेल जो होता है वो फल बनाने का कार्य करता है। कार्पेल जो होता है ये निषेचन के बाद जो पुष्प होता है वो अंडकोश में बदल जाता है। और कार्पेल क्या है, कार्पेल एक स्त्री केशर है। ठीक है, स्त्री केशर है और ये क्या करता है, फल बनाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के किस प्रांत में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो पौधा होता है ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये एक औषधि पौधा है और यह छाल, कांटा, टहनी और जड़ों के टैक्सोल नामक रासायनिक निकलता है। मतलब इस पौधे के जो हिमालयन यू नामक रासायनिक पौधा है, इसके छाल, कांटा, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे आप स्टार मार्क करिएगा कि ये जो होता है पौधा, हिमालयन यू नामक पौधा, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और ये टैक्सोल उत्पन्न करता है। इसके छाल, कांटा, टहनी और जड़ों से टैक्सोल निकलता है जिससे क्या होता है, कैंसर का इलाज जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानो आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज ड्यू टू प्यूपिल, कॉर्निया, कॉर्नरी सिलियरली मसल्स, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो जो ह्यूमन आइज होता है इसमें पूछा है इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। आपको पता है अगर ये ह्यूमन आइज है तो ह्यूमन आइज की लेंस है तो इसको सिलियरली मसल्स दोनों तरफ से दबाए हुए रहते हैं, दोनों तरफ से इसको पकड़े रहते हैं। ये आपकी पुतली है और इसी पुतली को, प्यूपिल्स को बड़ा छोटा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिलियरली मसल्स, और यही सिलियरली मसल्स फोकस दूरी में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानो आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरली मसल्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा आपका एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, यानी कि कौन सा आपका एक्सोक्राइन ग्रंथि है, पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्रंथ, ये आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है 1 to 5 में। कौन सी आपकी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। थायराइड ग्लैंड ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि लैक्रिमल ग्लैंड ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। लैक्रिमल ग्लैंड को ही अश्रु ग्रंथि कहते हैं और आंखों में जो आंसू निकलता है, अगर ये आपकी आइज है तो यहाँ पे
और यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड, ये किनारे वाले नोज के साइड वाले भाग में लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है जो आंसू निकालने के लिए जिम्मेदार होती है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि लैक्रिमल ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। वहीं पे बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो जैसे प्यूस ग्लैंड हो गया, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लिम्फ, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आपसे पूछा है कि रक्त में तरल माध्यम कौन सा होता है। क्या वो प्लेटलेट्स होते हैं जिसे बिम्बाणु कहा जाता है, प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है जो प्लाज्मा होता है ये तरल माध्यम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। रक्त प्लाज्मा ये तरल माध्यम होता है। जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा रुधिर होता है, उसका जो 55% भाग होता है इसी प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। कितने परसेंट? 55% भाग में प्लाज्मा होता है। अगर रुधिर हमारा ब्लड 100% है तो इसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है, और शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मा में भी 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है, और 10% क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा प्रोटीन, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, बाकी 90% क्या होता है? जल होता है। जल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सबसे ज़्यादा जल से ही मिलकर बना है। हमारे बॉडी का 70 से 75% भाग जल से निर्मित हुआ है, और प्लाज्मा में तो 90% जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? अमीनो एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है पाचन की प्रक्रिया के बाद। बीपीएससी 3.0 री एग्जाम 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से 2 इंपॉर्टेंट रोग होते हैं। कौन सा होता है? एक मैरमस होता है, एक क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है। मैरमस और क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो 2 रोग होते हैं, मैरमस और क्वाशरकोर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। साथ ही साथ दालों में भी आपको प्रोटीन की भरपूर मात्रा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड एज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? सिकल सेल एनीमिया में, हिमेटोमा में, या हीमोफीलिया में? आपसे यहाँ पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पूछा है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन किस में मिलता है? तो आपने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? इसमें जो हमारा आरबीसी होता है ये हसुए के आकार का हो जाता है, जैसे हसुआ होता है उस तरह का हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में हमारी आरबीसी, और इसी में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ होता है? प्लीहा, पेट, यकृत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ पे होता है? तो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वो यकृत में स्टोर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं मलेरिया के पैरासाइट। मलेरिया के पैरासाइट का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मलेरियम प्लाज्मोडियम है। और ये मलेरिया जो होता है इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक मच्छर होता है। इसका वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। और इसका पैरासाइट क्या है? इसका मतलब किसके द्वारा ये होता है? तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। लेकिन इसका वाहक जो होता है इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में पहुंचाता कौन है? तो मच्छर पहुंचाते हैं। कौन से मच्छर पहुंचाते हैं? उस मच्छर का क्या नाम है? वो मादा मच्छर है। और उसका नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Which of the following organs controls body balance? निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ये हमारा टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन था, और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा वो ऑर्गन है जो हमारे शरीर के बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम के बारे में हम लोग सब ने पढ़ा है कि सेरिबेलम जो होता है ये बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ईयर होते हैं यानी कि जो कान होता है वो भी हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आयोग के द्वारा इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी माना गया था। सेरिबेलम और ईयर दोनों ही हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम
और ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यूट्रस, ओवरी, वैसा डिफरेंस या वैसा डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यूट्रस और अंडाशय जो है, यूट्रस और ओवरी, गर्भाशय और अंडाशय, ये मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन वास्ट डिफरेंस ये शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका यानी कि मेल में पाया जाता है, तो ये मेल जनन अंग है, ठीक है, नर जनन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पैरासिस्टिक मूवमेंट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आहार नली की जो दीवारें हैं वो कैसी चाल चलती हैं? वो क्रीमी चाल चलती हैं। क्रीमी चाल कैसी होती है? जैसे आपने सांप को रेंगते हुए देखा होगा, ऐसे आहार नली की दीवारें चाल चलती हैं और इसको पैरासिस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। पैरासिस्टिक मूवमेंट ये क्या होता है? क्रमानुकंचन होता है। आहार नली की जो दीवारें हैं ये ओसोफेगस से भोजन को जब आगे बढ़ाती हैं, जब माउथ के द्वारा भोजन को निगल लिया जाता है तो ये भोजन नीचे कैसे आता है? क्योंकि ये जो दीवारें होती है आहार नली की, ये क्रमानुकुंचन करती हैं, पैरासिस्टिक मूवमेंट करती हैं, क्रमानुकुंचन करती हैं, इसीलिए ये भोजन जो है नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? पैरासिस्टिक मूवमेंट या फिर क्रमानुकुंचन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंडोफिल नामक तरल पदार्थ होता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन। एंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एस्कैरिस में, आंख में, आंतरिक कर्ण में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंडोलिम्फ होता है वो इंटरनल ईयर में पाया जाता है। एंडोलिम्फ कहाँ पे पाया जाता है? इंटरनल ईयर में पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। और एंडोलिम्फ इसी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है और ये भी तरल ही होता है और ये इंटरनल ईयर में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है? द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथिल अल्कोहल इज इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जाइमेज एंजाइम जो होता है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसी को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। जाइमेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन। ब्लड प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी, ब्लड क्लॉटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। ये आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं ब्लड के प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, सेल्स नहीं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है इसका फुल फॉर्म, और वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स ये डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इसका साइंटिफिक नाम क्या है और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो ग्लैंड होती हैं अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में जो ग्रंथि कार्य करती है उसे मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है। और ये आपके बिहार टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि मिश्रित ग्रंथि कौन है। तो थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि अभी हम लोगों ने देखा था, ये दोनों इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन, जबकि लैक्रिमल ग्लैंड हम लोगों ने देखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो आपका अग्नाशय है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है, ये आपका मिश्रित ग्रंथ के अंतर्गत आता है, मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। कौन सा? अग्नाशय ग्लैंड या पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है वो मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि अग्नाशय का कितना % बाह्यस्रावी होता है, कितना %
अंतःस्रावी होता है, तो केवल इसका 1% बाह्यस्रावी होता है, बाकी 99% ये एंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है, 1% ये एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करता है। ये अग्नाशय ग्रंथि करता क्या है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो होता है ये बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम का कार्य करता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट का पाचन करता है और एंजाइम का भी पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है? इन हाउ मेनी स्टेप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एरोबिक रिस्पायरेशन? 1, 6, 3, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को कहा जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन, न्यूटॉन या न्यूरॉन? इसका जो आपसे पूछा है कि किडनी का यूनिट क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करता है और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड को फिल्टर किडनी में कौन करता है, तो यही नेफ्रॉन करता है, जो गुर्दे का यानी कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, समान, तेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट। ट्रैकीकार्डिया एक प्रकार का हृदय से संबंधित बीमारी है और इसमें क्या होता है, हृदय की जो धड़कन होती है वो अनियमित हो जाती है और ये हृदय की गति को तेज कर देता है, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्रवण, वसा अवशोषण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। लैक्टियल्स देख के लोग दुग्ध उत्पादन से संबंधित लगा दिए थे, क्योंकि हम सभी को पता है दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। लैक्टियल्स वसा के अवशोषण से संबंधित है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं दिया हुआ है, लैक्टियल्स दिया हुआ है और बच्चों ने इसे लैक्टिक एसिड समझ के दुग्ध उत्पादन से लगा दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और हमारी हड्डियों में भी लैक्टिक प्रोटीन जो है वो जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ऑप्शन में ना देके, इन दोनों सही जवाब ना होके, इसका जो लैक्टियल्स का सही जवाब था वो था वसा अवशोषण से संबंधित है। ठीक है, लैक्टियल्स क्या होता है, एक प्रकार की लैक्टियल्स का जो कार्य होता है वो पाचन होता है। ठीक है, लैक्टियल्स क्या करता है, पाचन का कार्य करता है और ये किसका पाचन करता है, किसका अवशोषण करता है, ये वसा का अवशोषण करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। उभयचर यानी कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ा, त्वचा, गिल्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ये आप PSC TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस तरह के और वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं उनका रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो हम सब जानते हैं, हमने बचपन से देखा है। एम्फीबियंस में कौन आता है, फ्रॉग आता है, मेढक आता है। मेढक जो होता है ये जल और स्थल दोनों पे रह सकता है, जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। यही मेढक जब स्थल पे रहता है तो वो बाई लंग्स श्वसन करता है, बाई लंग्स और बाई स्किन श्वसन करता है। लेकिन यही मेढक जब आपका जल में रहता है तो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एम्फीबियंस के जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो फेफड़ा, त्वचा और गिल्स तीनों ही होता है। ठीक है, एम्फीबियंस के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? वे जीव जो जल और स्थल दोनों पे ही रह सके वो एम्फीबियंस यानी उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ये गलफड़ा, त्वचा और फेफड़ा तीनों से ही श्वसन कर सकते हैं। ये जो होते हैं एम्फीबियंस जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड ना होके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है WBM। WBM से आप याद कर सकते हैं। W से हो जाएगा वार्म, B से हो जाएगा बर्ड, M से हो जाएगा मैमल्स। बर्ड और मैमल ये वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी एम्फीबियंस, पिसीज यानी कि फिशेस और एवीज यानी कि बर्ड्स
सॉरी एविज नहीं, रेप्टाइल्स, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मैमल्स और बर्ड वार्म ब्लडेड होते हैं, और एम्फीबियंस, पिसीज और रेप्टाइल्स ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू कन्वर्ट, लार का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लार से एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, और ये 30% स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। इसी लार ग्रंथियों के माध्यम से लार से निकलने वाला जो एंजाइम है, जिसे आप एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन कहते हैं, इसी के द्वारा स्टार्च का जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये हमारे स्टमक में होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टमक में स्टार्ट होता है। और स्टार्च जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में स्टार्ट होता है। ये जो होता है टाइलिन जो होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एट, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अगर यही आपसे पूछ ले जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये कैसा बनता है रेटिना पर, जो मानव आँख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है, तो ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट पंप ओनली इम्प्योर ब्लड इन द केस ऑफ, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, किसमें? शार्क में, व्हेल में, लिजर्ड में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्ट जो होता है वो शार्क में इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड का पंप करता है, अशुद्ध ब्लड को पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हार्ट पाया जाता है। हार्ट कितना पाया जाता है? 2 कक्षीय पाया जाता है। हम लोग में कितना पाया जाता है? 4 कक्षीय पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। लेकिन शार्क में कैसा होता है? 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि शार्क में रक्त को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, तो गलफड़े यानी कि गिल्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों में जनरली हम लोगों ने देखा है सारे एनिमल्स में ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? हार्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे गिल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जनरली लंग्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे गिल्स प्रोवाइड कर रहा है। शार्क में गिल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर जब गिल्स जो है इसको रक्त प्रोवाइड कर देता है तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाता है? पहले पूरे बॉडी में। और हम लोग जब ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें अशुद्ध ब्लड होता है, उसके बाद अशुद्ध ब्लड जो होता है वो जाता है आपके लंग्स में यहाँ प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई करने के बाद फिर ये आता है आपके ऑरिकल में, और यहाँ से ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से बॉडी में पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, ब्लड प्योरीफाई होने के बाद जब इसमें ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो ये वापस हृदय में ना आके पूरे बॉडी में जाता है, उसके बाद हृदय में आता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और अपना उचित राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।